नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टडी विद पीके में। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। तो दोस्तों, इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको मगध साम्राज्य के बारे में बताया था। मगध साम्राज्य में मैंने आपको हर्यक वंश, उसके बाद शिशुनागा वंश, उसके बाद नंद वंश के बारे में मैंने आपको बता दिया था। तो दोस्तों, नंद वंश में मैंने आपको दो शक्तिशाली शासक बताए थे। उसमें पहला कौन सा था? पहला था महापद्म नंद, और उसका अंतिम शासक कौन था? धनानंद। तो दोस्तों, धनानंद जो था वो समकालीन किसके था? सिकंदर के। यानी कि जिसने क्या है, लगभग क्या पूरे विश्व पे अपना साम्राज्य स्थापित किया था। यानी कि लगभग क्या उसने उस समय के जितने भी क्षेत्र थे, जिनकी क्या मतलब जितने भी देश थे जिनकी खोज हो चुकी थी, उनको क्या उसने विजय कर प्राप्त कर ली थी उन पर दोस्तों। तो उनके बारे में हम पढ़ेंगे। समकालीन सिकंदर, यानी कि जो धनानंद के समकालीन सिकंदर था, जब सिकंदर का भारत पर आक्रमण हुआ था, तो उससे संबंधित हमारे जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य होते हैं, जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट होते हैं, उनके बारे में दोस्तों हम इस वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों, आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों, और बेल आइकन को जरूर प्रेस करना, ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और अपने तैयारी में आप बरकरार मतलब अपना निरंतर कार्य करते रहे दोस्तों। तो चलिए, समय ना बर्बाद करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों आपको मैं बेसिक चीज बता देता हूँ थोड़ा सा, कि जो सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया तो उसके क्या क्या कारण थे और कहां से उसने मतलब भारत में प्रवेश किया। तो दोस्तों, जैसे आप इसको अज्यूम कर लो, ये हमारा क्या है, इंडिया का मैप है। तो दोस्तों, इंडिया के मैप में इस तरफ क्या है हमारा, यानी कि पश्चिम की तरफ यहाँ पर तो हमारा क्या आ जाता है, अरब सागर आ जाता है, और इस तरफ क्या आ जाती है हमारी, इस तरफ आ जाती है दोस्तों हमारी बंगाल की खाड़ी। इस तरफ हमारी क्या जाती है, बंगाल की खाड़ी। और दोस्तों, क्योंकि अगर कोई भी जैसे कोई उस समय का शासक था, अगर भारत पर आक्रमण करना चाहता था, तो वो क्या है, उसके लिए सबसे सुटेबल रास्ता कौन सा था? तो दोस्तों देखो, क्योंकि इस तरफ क्या है, पानी था, बंगाल की खाड़ी थी, इस तरफ हमारा क्या है, अरब सागर था, और कोई ऊपर से भी नहीं यहाँ पर हमला कर सकता था, क्योंकि यहाँ पर क्या है दोस्तों, हिमालय पर्वत था। यानी कि हिमालय पर्वत को पार करना क्या है, बहुत बड़ी चुनौती थी। और यहाँ पर क्या है, अगर इस तरफ से जल की तरफ से, यानी कि समुद्र की तरफ से आक्रमण करते, तो उसके लिए क्या काफी जलीय सेना, यानी कि जलीय सेना की काफी सारी उसको आवश्यकता होती थी। तो दोस्तों, सबसे जो आसान रास्ता था वो कौन सा था दोस्तों? ये थल सेना, यानी कि यहाँ पर क्या स्थलीय सीमा थी। तो स्थलीय सीमा, इस तरफ से क्या है, कोई भी मतलब शासक आक्रमण कर सकता था। और जो भारत के जो मतलब जो भारतीय इतिहास है या जो भी इतिहास है, उनके जो जनक माने जाते हैं वो कौन माने जाते हैं? हेरोडोटस माने जाते हैं। और हेरोडोटस ने क्या अपने जो इतिहास में क्या भारत को एक समृद्ध देश के रूप में दर्शाया, कि ये क्या जो भारत देश था काफी समृद्ध, शक्तिशाली और तथा मतलब धनवान देश था काफी। तो इसी को देख के उन्होंने, जब उन्होंने ऐसा दर्शाया, तो इसी को देखते हुए क्या है, जो सिकंदर था उसके मन में लालच उत्पन्न हुआ, और उसने क्या कहा कि मतलब मुझे भारत पर आक्रमण करना चाहिए। तो उसका जो भारत पर आक्रमण करने का जो उद्देश्य था, वो खाली क्या था, धन प्राप्त करना था। उसको क्या है, वहां से भारत से क्या है, धन लूटना था। तो यही उसका प्रथम उद्देश्य था। तो दोस्तों, हम देखते हैं। तो दोस्तों, ये हमारा इंडिया है, और ये हमारा क्या है, यहाँ से क्या है, पाकिस्तान। उस समय क्या दोस्तों, पाकिस्तान अफगानिस्तान सब भारत के अंदर ही थे। तो मैं आपको एक बार थोड़ा सा बता देता हूँ। तो जैसे ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा है दोस्तों, जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान का जो बॉर्डर है, यहाँ पर क्या दोस्तों, एक दर्रा पड़ता है। कौन सा दर्रा है? खैबर दर्रा। उस दर्रे का नाम क्या है दोस्तों? खैबर दर्रा। तो यहीं से क्या है, सिकंदर ने क्या है, भारत में प्रवेश किया था खैबर दर्रे से, क्योंकि यहां से भी प्रवेश नहीं कर सकता था, क्योंकि यहाँ पर क्या समुद्र था, यहाँ पर भी समुद्र था, और इस तरफ से पॉसिबल नहीं था, क्योंकि यहाँ पर क्या हिमालय रेंज थी, यानी कि हिमालय पर्वत था। तो उसको भी पार करने में बहुत सारी कठिनाई होती। जो ये रास्ता था, ये क्या है, स्थल रास्ता था, यानी कि यहाँ पर क्या जमीन थी, स्थल सीमा थी, तो यहाँ से प्रवेश करना उसके लिए आसान था। तो यहीं से दोस्तों खैबर दर्रे से क्या है, सिकंदर ने क्या भारत में प्रवेश किया था। तो दोस्तों, इसमें देख लेते हैं हम सिकंदर के बारे में बेसिक नॉलेज, बेसिक क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों, जो सिकंदर था, इसका जन्म कब हुआ था दोस्तों? 356 ईसा पूर्व, यानी कि 356 ईस्वी में क्या है, सिकंदर का जन्म हुआ था। और यह दोस्तों कौन था? ये दोस्तों, ये था दोस्तों फिलिप द्वितीय, यानी कि मकदूनिया के शासक। यानी कि मकदूनिया वहां जगह है, वहां के शासक थे। कौन थे? फिलिप द्वितीय। उनका पुत्र था कौन? सिकंदर, जिनकी क्या पिता की उनकी मृत्यु हुई थी। सिकंदर के पिता की मृत्यु कब हुई थी? 329 बीसी, यानी कि 329 बीसी में उसके पिता की मृत्यु हो गई। तो फिर उसके बाद क्या, सिकंदर को अपना राज्य सिंहासन मिला। तो दोस्तों, उसको सिंहासन कब मिला सिकंदर को? सिकंदर दोस्तों 336 बीसी, यानी कि 336 बीसी में
356 बीसी में तो क्या है सिकंदर का जन्म हुआ था। उसके बाद लगभग 336 बीसी में सिकंदर ने अपना राजपाट गद्दी पर बैठा और लगभग क्या उस समय उसकी उम्र क्या थी दोस्तों, उम्र थी उसकी 20 वर्ष, यानी कि 20 वर्ष का था जब सिकंदर ने क्या अपना सिंहासन संभाला। दोस्तों उसने क्या भारत विजय प्रस्थान, यानी कि भारत पे उसने विजय प्रस्थान कब स्टार्ट किया, 326 बीसी में, यानी कि जब उसने 336 ईस्वी में अपना सिंहासन प्राप्त किया। उसके बाद क्या है 326 ईस्वी यानी कि 326 ईस्वी पूर्व में उसने क्या है भारत की तरफ बढ़ना चालू कर दिया कि मुझे क्या है भारत को विजय प्राप्त करनी है, भारत को विजय प्राप्त करनी है। तो उसने क्या ये अभियान चलाया कब, 326 ईस्वी में। और लगभग क्या है दोस्तों भारत से वापसी, यानी कि सिकंदर भारत से वापस कब गया, लगभग क्या है 325 ईस्वी, यानी कि लगभग क्या है 19 महीने जो सिकंदर भारत में रहा था, लगभग क्या है 19 महीने ही भारत में रहा। उसके बाद जब उसे लगा कि मैं भारत को विजय प्राप्त नहीं कर सकता, जब उसकी सेना ने उसका साथ छोड़ दिया, तो वह हताश होकर क्या है भारत से वापस चला गया दोस्तों। तो लगभग क्या है 19 महीने तक क्या है सिकंदर भारत में रहा था दोस्तों। और लगभग क्या है मृत्यु, जब सिकंदर की मृत्यु कब हुई थी, 323 बीसी में, 323 बीसी में कहां पर, इराक में दोस्तों, बेबीलोन एक जगह है, वहां पर मृत्यु हुई थी किसकी, सिकंदर की। वो क्या है थोड़ा सा वो बीमार पड़ गया था, उसके पेट में दर्द वगैरह कोई उसको बीमारी हो गई थी, उसकी वजह से क्या सिकंदर की मृत्यु हुई थी। लगभग जब उसकी मृत्यु हुई तो वो कितनी उम्र का था, 32 वर्ष की उम्र थी उसकी, जब उसने क्या है जब उसकी मृत्यु हुई। और जब उसने सिंहासन जब उसे सिंहासन मिला था, यानी कि जब उसने सिंहासन संभाला अपना, तो जब उसकी उम्र कितनी थी, 20 वर्ष, और जब उसकी मृत्यु हुई तो उसकी उम्र थी कितनी, 32 वर्ष। तो दोस्तों सिकंदर के गुरु, इनका भी काफी जिक्र आता है, यानी कि काफी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सिकंदर के गुरु कौन थे। तो दोस्तों सिकंदर के गुरु का नाम क्या था, अरस्तु। इनको आप जानते भी हो दोस्तों, जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी का जो जनक कहा जाता है वो भी क्या है अरस्तु को कहा जाता है। तो यानी कि सिकंदर के गुरु कौन थे, अरस्तु। ऐसे दोस्तों अरस्तु के गुरु कौन थे, प्लूटो, यानी कि अरस्तु के गुरु थे प्लूटो। और जो प्लूटो के गुरु थे वो कौन थे, सुकरात। यानी कि ये क्वेश्चन काफी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, अरस्तु के गुरु कौन थे, अरस्तु के गुरु थे प्लूटो, और प्लूटो के गुरु कौन थे, वो थे सुकरात। दोस्तों मैंने आपको बता ही दिया, जो सिकंदर ने क्या है खैबर दर्रे से भारत में प्रवेश किया, यानी खैबर दर्रा कहां पर है दोस्तों, ये जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान का बॉर्डर है वहां पर हमारा खैबर दर्रा है, वहां से इन्होंने क्या है अपनी सेना को लेकर क्या भारत में एंटर करना चालू किया, यानी कि भारत में इसने प्रवेश किया। लगभग क्या उस समय क्या था, 326 ईस्वी, यानी कि 326 बीसी उस समय था, जिसमें जब क्या है सिकंदर ने क्या भारत की तरफ आना प्रस्थान कर दिया था। दोस्तों इसमें क्या दोस्तों सबसे पहले जो सिकंदर ने आक्रमण किया, यानी कि सिंधु नदी पार करके, जब सिंधु नदी पार की तो यहाँ पर दोस्तों सिंधु नदी पार करके तक्षशिला, यहाँ पर दोस्तों एक जगह है पाकिस्तान में, अब आज के समय में पाकिस्तान में है वो, उस समय क्या पूरा ये भारत ही था, तो भारत के अंदर आती थी तक्षशिला। दोस्तों जो तक्षशिला के जो राजा थे वो कौन थे, आम्बी राजा थे उस समय के। ये दोस्तों बहुत ही डरपोक शासक थे। इन्होंने क्या मतलब जब सिकंदर ने इन पे आक्रमण किया तो इसने क्या आत्मसमर्पण कर दिया अपना, इसने ना कोई लड़ाई करी ना कुछ किया, इसने क्या अपना आत्मसमर्पण कर दिया दोस्तों उस समय दोस्तों। तो इसने क्या करा आत्मसमर्पण कर दिया। तो उसके बाद जैसे ही जो सिकंदर आगे की तरफ बढ़ा, यानी कि सिकंदर आगे की तरफ बढ़ा, उसने क्या है दोस्तों सिंधु नदी पार करके, फिर वो सिंधु नदी पार करके आगे की तरफ बढ़ा, तो यहाँ पर क्या आती है दोस्तों, हमारी झेलम नदी आती है। अब सिंधु नदी से झेलम नदी के जो भाग है पूरा, इस तरफ तो क्या था शासक आम्बी, यानी कि जो साम्राज्य था वो आम्बी का शासक था, जो कि काफी डरपोक शासक था, जिसने क्या है सिकंदर के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। और उसने क्या है उसने सिकंदर का साथ दिया पोरस को हराने में। यानी कि उसके बाद जैसे ही वो झेलम नदी में पहुंचा दोस्तों, तो झेलम नदी से लेकर व्यास नदी तक का जो भाग है वहां पर क्या है जो बहुत ही शक्तिशाली शासक थे पोरस उस समय के, तो उन्हें पुरु भी कहते हैं, यानी कि पोरस शासक थे, उनको बहुत ही शक्तिशाली शासक थे, यानी कि उन पर काफी सारी सेना भी थी और काफी बहादुर शासक थे पोरस। उनके बीच में युद्ध हुआ सिकंदर और किनका, पोरस का। तो दोस्तों पोरस ने क्या बहुत ही बहादुरी से वहां पर युद्ध लड़ा, उसने क्या आत्मसमर्पण नहीं किया, बल्कि उसने क्या जितनी उसके पास सेना थी, जो भी हाथी थे, घोड़े थे, और जो उसकी थल सेना थी, उन सबों को उसने हिम्मत से लेकर मतलब काफी बहादुरी से युद्ध किया सिकंदर के सामने। दोस्तों एंड में क्या हुआ, क्योंकि सिकंदर की सेना काफी बड़ी थी, तो एंड में इनको फिर क्या है हार स्वीकार करनी पड़ी पोरस को। फिर उन्होंने क्या दोस्तों, जब इसकी पोरस की बहादुरी के कारण सिकंदर ने क्या है इनको मारा नहीं, बल्कि इनके साथ क्या संधि स्वीकार कर ली। दोस्तों कई इतिहासकारों का मानना यह भी है कि पोरस ने क्या है बहुत ही बहादुरी से युद्ध लड़ा था, तो इसके सामने क्या सिकंदर भी घबरा गया था कि मतलब इसके एक शासक है और इसने क्या है मेरी काफी सारी सेना का विध्वंस कर दिया, यानी कि मेरी काफी सारी सेना को पराजित कर दिया है।
हालांकि सिकंदर की सेना काफी थी, मतलब पोरस का हारना मतलब तय था, पर परंतु फिर भी उसने क्या अपने घुटने नहीं टेके, बल्कि जो पोरस ने क्या बहुत ही बहादुरी से युद्ध लड़ा। उसी के कारण क्या दोस्तों, उसने जो सिकंदर था उसने क्या संधि का प्रस्ताव भेजा कि भाई मैं आपसे संधि करना चाहता हूं, मैं युद्ध नहीं करना चाहता। तो फिर इन दोनों में क्या दोस्तों, पोरस में और जो सिकंदर था उनमें क्या संधि हो गई। दोस्तों एक बात और मैं आपको बताना भूल गया, जिस समय जो सिकंदर ने पहला आक्रमण किया था, यहाँ पर क्या है, जहां पर सिंधु नदी पार करके यहाँ पर तक्षशिला में, तो तक्षशिला के उस समय प्रोफेसर थे, कौन थे, चाणक्य, यानी कि जो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। बहुत ही दोस्तों बुद्धिमान और काफी चालाक और बुद्धिमान व्यक्ति थे चाणक्य, उनका काफी जिक्र आता है इतिहास में। उन्होंने दोस्तों क्या है, जो जनार्दन था, यानी कि मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर दोस्तों हमारा क्या है, बिहार राज्य है। यहाँ पर बिहार राज्य में क्या हमारा मगध साम्राज्य है, यानी कि मगध साम्राज्य। तो दोस्तों ये हमारा मगध साम्राज्य है। इन्होंने क्या है, जब इन्होंने देखा चाणक्य ने कि सिकंदर क्या है भारत की तरफ आगे बढ़ रहा है, तो उस समय क्या मगध साम्राज्य काफी शक्तिशाली साम्राज्य था, समृद्ध साम्राज्य था, कि चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ और नदियों से परिपूर्ण था, यानी खनिज संपदा और वैसी मतलब काफी धन धन बहुत था इन, मतलब जो मगध साम्राज्य था काफी धनी साम्राज्य था और शक्तिशाली और मजबूत साम्राज्य था। तो वो क्या है, मतलब जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था, तो चाणक्य ने अंदाजा लगाया कि ये मगध साम्राज्य की ओर बढ़ेगा। तो इन्होंने क्या करा, चाणक्य ने, इन्होंने सोचा कि मैं जाके धनानंद को वहां जाके सूचना देता हूं उनको कि वो अपनी सेना को मतलब मजबूत करें, और ताकि युद्ध होगा उसके लिए मतलब प्रिपेयर हो जाए अपना। तो इन्होंने क्या करा दोस्तों, यहाँ से तक्षशिला से, यहाँ से चाणक्य गए थे कहां पर, मगध साम्राज्य में, यानी कि यहाँ से ये गए यहाँ पर मगध साम्राज्य। कौन गया था, चाणक्य गए थे दोस्तों, किसको समझाने के लिए, धनानंद को समझाने के लिए गए थे। कहां पर, मगध साम्राज्य में, कि भाई आप सिकंदर अपनी सेना लेके आगे बढ़ रहा है भारत की तरफ, और तुम अपनी सेना को मजबूत करो ताकि युद्ध में आप पूरे अपना सामना कर सको उसका, सिकंदर का। तो इसलिए दोस्तों परंतु धनानंद क्या था दोस्तों, काफी मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में, ये काफी अय्याज शासक था। इसको क्या है, साम्राज्य से ज्यादा मतलब नहीं था, इसको क्या धन संपदा से मतलब था। इसलिए इसने क्या काफी कर लगा रखे थे जनता पर, किसानों से अधिक कर वसूल करना, तो ऐसे इसने कार्य कर रखे थे दोस्तों। ये अपनी क्या उस समय दोस्तों साम्राज्य में मस्त था, इसको मतलब नहीं था कि कोई भारत पर आक्रमण कर रहा है, इसको इस तरीके की कोई सूचना नहीं थी। जब चाणक्य ने इनको इसकी सूचना दी, तो इसने क्या करा दोस्तों, शराब के नशे में, यानी कि उस समय इसने चाणक्य का काफी अपमान किया, और अपमान करके इनको क्या वापस भगा दिया चाणक्य को। तो दोस्तों चाणक्य को इसने जब धनानंद ने वापस भगा दिया, तो चाणक्य ने कसम खाई कि मैं इस मगध साम्राज्य को विजित करूंगा, और मतलब मगध साम्राज्य पे क्या अपना पूरा अपना ही वो शासक, मतलब उत्तराधिकारी अपना शासक, इसको मगध साम्राज्य को विजित करूंगा मैं। तो फिर ये दोस्तों यहाँ से क्या चाणक्य वापस चले गए अपना तक्षशिला में। उसके बाद दोस्तों मैंने आपको बताया, जब सिकंदर ने खैबर दर्रे से एंट्री करी, सिंधु नदी पार करके आंबी को विजित कर लिया। आंबी के बाद, आंबी शासक को विजित करने के बाद, यानी कि आंबी का शासक कहाँ था, सिंधु नदी से लेकर झेलम नदी के बीच का जो भाग था, यानी कि इसको मान लो आप सिंधु नदी और ये हमारी झेलम नदी, यानी कि ये जो भाग था सिंधु और झेलम नदी के बीच का, इसको सिकंदर ने विजित कर लिया था। उसके बाद वो झेलम नदी को पार करके उनका पोरस और किसका, सिकंदर का युद्ध हुआ था दोस्तों। उसको क्या कहते हैं, झेलम नदी के किनारे जो युद्ध हुआ था उसको हम कहते हैं वितस्ता का युद्ध, यानी कि काफी भयंकर युद्ध हुआ था उस समय का, वितस्ता का, झेलम का युद्ध। इसको क्या है, हाई डेस्पीज का युद्ध भी कहते हैं, एग्जाम में पूछा जाता है। हाई डेस्पीज का युद्ध किसके बीच में हुआ था, वो हमारा सिकंदर और पोरस के बीच में हुआ था दोस्तों। तो दोस्तों ये युद्ध पार करने, ये युद्ध जीतने के बाद सिकंदर क्या है, थोड़ा सा और आगे बढ़ा। जब जैसे दोस्तों ये आगे बढ़ा, आगे बढ़ने के बाद ये आ गया दोस्तों कहां पर, व्यास नदी पर, व्यास नदी। तो व्यास नदी पर आकर इसकी सेना रुक गई। उसके बाद क्या है दोस्तों, सिकंदर की सेना जो होती है, सिकंदर की सेना ने क्या है, व्यास नदी को पार करने से मना कर दिया। तो इसके पीछे दोस्तों कई कारण भी थे। इसका कारण एक ये भी था कि सेना क्या है, काफी टाइम से युद्ध से लड़ रही थी, युद्धों में लड़ रही थी, तो काफी थक चुकी थी सेना। और इसके दोस्तों कई इतिहासकार कुछ दूसरा कारण भी बताते हैं कि जो चाणक्य थे उस समय के बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति थे, इन्होंने क्या है सिकंदर की सेना में क्या मिथ फैला दिया था, यानी कि अफवाह फैला दी थी कि जो भारत है, भारत क्या है, राजाओं की भूमि है, यानी कि देवों की भूमि है, देवताओं की भूमि है। अगर इसको क्या है, कोई भी शासक बिना उनकी परमिशन, बिना उनकी अनुमति के अगर इसमें एंटर करेगा, तो उनकी सेना क्या है, बीमार पड़ जाएगी काफी, और उनपे क्या है, मतलब नदियों में बाढ़ आ जाएगी, उनकी सेना बीमार पड़ जाएगी।
और इसने दूसरा जो भ्रम फैलाया था वो ये फैलाया था कि जो यहाँ के शासक थे उन पे जो जैसे मौर्य वंश आ गया था उस समय, मतलब धनानंद था, तो इन्होंने क्या एक मिथ ये भी फैलाया था कि जो यहाँ का जो साम्राज्य है इन पे क्या हाथियों की बहुत अधिक सेना है। इन्होंने सेना में ये भ्रम फैला दिया कि जो यहाँ का जो साम्राज्य था जिसके लिए आगे सिकंदर आगे बढ़ रहा था, इन्होंने ये फैला दिया क्योंकि धनानंद को मार दिया था किन्होंने, चंद्रगुप्त मौर्य ने, तो मौर्य साम्राज्य आ गया था। तो मौर्य साम्राज्य इन्होंने क्या काफी वहां पर मिथ फैला दिया कि मौर्य साम्राज्य के पास क्या काफी सारी विशाल सेना है हाथियों की सेना है। तो ये भी मिथ फैला दिया, अफवाह फैला दी सेना में। तो सेना का क्या जो भी मनोबल था वो टूट गया और उन्होंने क्या व्यास नदी को पार करने से मना कर दिया। तो व्यास नदी को पार करने से उन्होंने मना कर दिया। तो दोस्तों उसमें फिर क्या हुआ हमारा, ये मैंने आपको बता ही दिया। जब व्यास नदी को पार करने से मना कर दिया तो फिर सिकंदर के दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, सिकंदर के दो सेनापति थे। एक था थल सेनापति, वो कौन था, सेल्यूकस निकेटर, और दूसरा कौन सा था, जल सेनापति, यानी कि जो जल सेना थी, यानी कि जल की नाव वाव जो होती है वहां से जो आक्रमण करते थे, उनका जो सेनापति था वो कौन था, न्योकस। दोस्तों उसने क्या करा, सिकंदर ने जो अपने विजित क्षेत्र थे, यानी कि जो भी उसने यहाँ पर जो विजित क्षेत्र थे, ये वाले जितने भी विजित क्षेत्र थे, इन सबों को क्या दोस्तों वो सेल्यूकस निकेटर, यानी कि जो सेल्यूकस निकेटर इनका थल सेनापति था, उसको सौंप कर क्या है वापस चला गया, यानी कि वापस अपना चला गया। तो इसमें कुछ क्वेश्चन ये भी बनते हैं, जो इनका प्रेग घोड़ा था, जो सिकंदर का प्रेग घोड़ा था उसका नाम क्या था, बुकेफेलस सिकंदर का प्रेग घोड़ा था, और इनके विजित क्षेत्र थे वो किसको, सेल्यूकस निकेटर को सौंप कर ये वापस चला गया था। दोस्तों ये दोस्तों अपने साथ क्या है, प्रिय दार्शनिक कालानास, जो भारत का एक प्रिय दार्शनिक था कालानास, उसको भी क्या अपने साथ ले गया था। दोस्तों सिकंदर की जो अंतिम विजय थी, अंतिम विजय क्या थी सिकंदर की, पाटल, यानी कि अंतिम विजय जो सिकंदर ने की थी वो थी पाटल। तो दोस्तों सिकंदर से संबंधित हमारा यही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जिसके बारे में मैंने आपको बता ही दिया। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, और जुड़े रहिए मेरे साथ दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके बाद हम पढ़ेंगे दोस्तों मौर्य वंश के बारे में, मौर्य वंश से संबंधित जो भी हमारे तथ्य बनते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों। तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का से लाइक और शेयर ठोक दीजिए।